एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ओके, सो ऑल दोज हु डोंट नो मी, आई एम सिमरन सहानी एंड मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं। एंड ये द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वीडियो अब मैंने फिर से बनाई है बिकॉज यू ऑल नो दैट 2020 का सिलेबस आपका बदल गया है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक ऐड हो रहे हैं, तो आई हैव स्टार्टेड द पॉलिटिकल साइंस सीरीज अगेन। पहले भी मैं पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा चुकी हूँ, सब वीडियोस है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। और अब मैं न्यू जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दोबारा सारे चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ। तो कोल्ड वॉर हमारा हो चुका है, आज ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की पार्ट 2 वीडियो है। और आप ये कह सकते हो ये जो वीडियो है आपके पूरे सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि जो थर्ड चैप्टर है यूएस हेजिमोनी वो डिलीट हो चुका है। जिसको नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, समझ लो। यूएस हेजिमोनी थर्ड चैप्टर डिलीट हो गया है एंड उसके कुछ टॉपिक्स एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में ऐड हुए हैं एंड एट द सेम टाइम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के अंदर 2 टॉपिक और अलग से ऐड हुए हैं। ठीक है, तो उन सब एडेड टॉपिक्स का, हेजिमोनी का एडेड और जो अलग से ऐड हुआ है वो सब इसी वीडियो में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो टॉपिक्स है जिनके बारे में पहले तुमने कभी पढ़ा नहीं है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, जितना से ज्यादा अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को कर देना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें बताती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे एंड ये टॉपिक्स आपके लिए न्यू है, सो यू हैव टू नो इट। एंड इससे पहले वाला जो पार्ट 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिसमें एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ाया है। बोर्ड पे ऐसे पढ़ाया कि अगर आपने पढ़ लिया तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस बाइपोलैरिटी चैप्टर। इसकी वेटेज सबसे ज्यादा होगी आपके बार के एग्जाम्स के अंदर। एंड कोल्ड वॉर एरा 2020 के हिसाब से पढ़ा चुकी हूँ। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर 3 भी पढ़ा दूंगी, तो इफ यू आर लेट तो पढ़ा भी चुकी होंगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है हर बच्चे को। 2020 पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट को चेक करना, सब आपको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में आपके टोटल ये टॉपिक जितने ऐड हुए हैं मैंने यहाँ लिखे हैं, एक बार रीड करते हैं। यूनिपोलर वर्ल्ड ऐड हुआ है, मिडल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान नया टॉपिक है, ऐड हुआ है, हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। गल्फ वॉर ऐड हुआ है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन CIS दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये ऐड हुआ है टॉपिक। किसी ने भी नहीं पढ़ाया हुआ है और ना ही CBSE का जो PDF आया है उसमें इसके बारे में बता रखा है, बट टॉपिक ऐड हुआ है, हमें खुद से इसको पढ़ना है। 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग, तो ये कितने टॉपिक्स ऐड हो गए आपके? 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के अंदर 5 टॉपिक ऐड हुए हैं। अब इसमें से यूएस हेजिमोनी में से क्या ऐड हुआ है? अगर कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके बताना चाहते हैं कि अगर आपके टीचर ने यूएस हेजिमोनी पढ़ाया है तो उसने जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस पढ़ाया होगा आपके टीचर ने, क्योंकि यूएस हेजिमोनी की बस 2 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं फॉर योर 2020 एंड 2021 बोर्ड एग्जाम्स। वो कौन से 2 टॉपिक्स है? गल्फ वॉर एंड यूनिपोलर वर्ल्ड, जो मैंने अभी यहाँ लिख दिए हैं, अभी तो मैं पढ़ा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, यूनिपोलर वर्ल्ड। देखो, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गई, यानी कि हमारा जो सोवियत यूनियन है वो खत्म हो गया। तो अब हमारे पास किस टाइप के वर्ल्ड रह गया था? ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर सिर्फ एक ही सुपर पावर थी एंड इसी वर्ल्ड को बोला गया है यूनिपोलर वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड जिसमें सिर्फ एक ही सुपर पावर है? कौन सी? हमारी USA। ठीक है, तो जब हमारा ये हेजिमोनी वाले टॉपिक में से ऐड हुआ है, चैप्टर में से ऐड हुआ है ये टॉपिक, तो जब हमने पहली बार ये चैप्टर खोला ना तो उसमें हमें बताया गया कि देखो यूएस हेजिमनी यानी कि यूएस की दादागिरी या डोमिनेंस। हेजिमनी मतलब क्या होता है? दादागिरी या डोमिनेंस अभी नहीं शुरू हुई है, यानी कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद ही ऐसा नहीं हुआ कि और ज्यादा चौड़ में आ गया हमारा USA और हमारे पे सब राज करने लगा। बहुत पहले से भी, इनफैक्ट सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के पहले से भी जो USA है हमारे पे अपनी दादागिरी चलाता था, अपनी डोमिनेंस शो करता था। कैसे करता था? जैसे कि हमें कुछ एस्पेक्ट्स बता रखी हैं ऑफ US हेजिमोनी, कैसे कि 1991, हमें पता है 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था और तब से हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड स्टार्ट हो गया। बुकिश लैंग्वेज में एक बार बता देती हूँ, फिर आगे रीड करते हैं। दैट सडन कोलैप्स ऑफ द USSR सरप्राइज अस एंड देयर वाज ओनली 1 सुपर पावर लेफ्ट। सडन कोलैप्स हो गया 1991 में और एक ही सुपर पावर हमारे पास बच गई थी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हम फैक्ट्स के हिसाब से चले तो यूएस हेजिमोनी हमारी 1991 में शुरुआत उसकी हो गई थी। बट कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी है। वो क्या एस्पेक्ट्स हैं? वो एस्पेक्ट्स ये है कि एक्चुअल में
असलियत में जो यूएस हेजीमोनी है वो 1991 में नहीं 1945 से ही शुरू हो गई थी, जब यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर। वो उसने गिराए थे अपना पावर शो करने के लिए। उस समय पर जापान ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था, एटॉमिक बॉम्ब्स गिराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसने बस अपनी ताकत दिखाने के लिए जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए। तो इस चीज़ को बोला गया है कि यूएसए जो है सुपर पावर की तरह तो एक्ट कर ही रहा था, बट एट द सेम टाइम वो हमारे को डोमिनेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। इवन जब यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन जिंदा था, तब भी जो यूएसए था सबके ऊपर अपनी दादागिरी चलाता था। ठीक, फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो यूनिपोलर वर्ल्ड हमारा शुरू हुआ सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद, बट एक्चुअल में जब हमने असलियत देखी तो हमें पता चला कि हम तो 1945 के बाद से ही यूएसए की हेजेमनी में रह रहे थे। अब कई हम लोगों को, जब आप अभी तो ये चैप्टर डिलीट हो गया इसलिए इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, हमें बताया गया कि यूएसए का जो कल्चर है वो सब लोग फॉलो करना चाहते थे, सब लोगों को जीन्स पहननी थी, सब लोगों को वेस्टर्न कपड़े पहनने थे, और इंग्लिश बोलने का काफ़ी ट्रेंड चल गया था, और जंक फूड जैसे कि बर्गर्स हो गए, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा कोला का ट्रेंड चलने लगा। तो यानी कि जो यूएस था वो सॉफ्ट पावर क्या होती है, देखो मिलिट्री पावर नहीं, सॉफ्ट पावर मतलब लोगों की फीलिंग्स के साथ। आप जीन्स पहन रहे हो, आप उनका कल्चर फॉलो कर रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो। हमारे यहाँ पे तो जो बर्गर पिज्ज़ा ये कोला ये सब हमारा फूड थोड़ी है इंडिया का, ये तो बाहर से आया हुआ फूड है। तो हमने ही नहीं, हर एक कंट्री ने यूएसए की इन चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया, एंड दैट वॉज आफ्टर द 1945 ओनली, यानी कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से ही सबने ये सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया था। और हेजीमोनी में तो हम रह ही रहे थे, और जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो बिल्कुल ठप्पा लग गया कि अब हम यूएस हेजेमोनी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, अब हमें और बताएंगे दैट हाउ डिड द प्रोसेस ऑफ यूएस हेजेमोनी एस्टैब्लिश्ड डे बाय डे, यानी कि कैसे और ज़्यादा पक्के तरीके से यूएस हेजेमोनी एस्टैब्लिश हो गई अब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद। तो लेट्स स्टडी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गल्फ वॉर, जिसके बारे में हमें बताया गया है गल्फ वॉर क्यों हुआ था, कब हुआ था। वेरी फेमस वॉर, हमारे को इनफैक्ट टीवी के ऊपर भी उसकी ब्रॉडकास्टिंग हुई थी। तो लेट्स स्टडी। आप सबने मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट, ठीक है, तो उसमें हमें कुवैत और हमारा जो इराक है उसके बीच की जो लड़ाई थी उसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स मिल गया था। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि इराक, कुवैत और ईरान के बीच में क्यों लड़ाई थी, नहीं बताऊंगी, क्यों, क्योंकि कोर्स के बाहर का है तो आपको नहीं जानने की जरूरत है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इराक ने कुवैत को इन्वेड करा था। इन्वेड मतलब कि उसके ऊपर जाके कब्जा कर लिया था, अपनी मिलिट्री लेके कुवैत पे उसने हमला कर दिया था। कुवैत भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, ईरान भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, और इराक भी। इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, बट इनकी जो रूलिंग होती है, जो उनको रूल कर रहे होते हैं, मेनली वो कोई ना कोई डिक्टेटर होता है, जैसे कि इराक को रूल कर रहा था उस समय पे सद्दाम हुसैन। ठीक है, तो बस इतना मैंने बता दिया है। लेट्स स्टडी। 1990 के अंदर इराक ने इन्वेड कर दिया कुवैत को। इन्वेड करा मतलब कि उसको ऑक्यूपाई करा, एनेक्स करा। इसी सब शब्दों में अगर तुम बोलो तो इराक ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया। अब नाउ वी लिव इन अ फ्री वर्ल्ड, यानी कि 1990s के बाद में हमारा जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमारी यूएन बन गई थी, यूनाइटेड नेशन। अब इस समय जो ये दुनिया है इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई देश किसी के ऊपर जाके कब्जा कर ले। हमेशा यूएन में फिर उस चीज़ के ऊपर बातचीत होती है कि भाई ये सही नहीं है, और बाकी कंट्रीज बैठ के फैसला लेती है। जिस कंट्री ने कब्जा करा तो उसे मनाती है कि भाई ऐसा मत करो, तुम वी लिव इन अ फ्री वर्ल्ड, अब ऐसा होना सही नहीं है, इसकी वजह से कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए। ठीक है, तो जब इराक ने कब्जा करा हमारे कुवैत के ऊपर तो यूएसए ने काफ़ी हमारी जो यूएन थी, यूनाइटेड नेशन, उसमें काफ़ी बातचीत हुई और उन्होंने एक मैंडेट निकाला लिबरेशन बाय फोर्स, यानी कि उन्होंने एक मैंडेट निकाल दिया कि अब जो है हम इराक को फोर्स से निकाल लेंगे कुवैत के अंदर से। उससे पहले काफ़ी सारी कॉन्फ्रंटेशंस हुई, बातें हुई, डिप्लोमेटिक बातें हुई, यानी कि इराक के जो लीडर है सद्दाम हुसैन और बाकी लीडर्स से हर एक देश के लीडर ने बात करी, यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने, यूएन के बाकी लोगों ने उनसे प्लीड करा कि अब कुवैत को तुम छोड़ दो, कब्जा हटा दो अपना, बट वो नहीं माने, इराक वाले नहीं माने। तो हमारा यूएन ने क्या लॉन्च कर दिया, मैंडेट लिबरेशन बाय फोर्स, यानी कि अब सारी कंट्री मिलके जाएंगी और कुवैत को छुड़ाएंगी, मैंडेट लिबरेशन बाय फोर्स। तो ये जो डिसीजन था ये बहुत ड्रामेटिक था आफ्टर द कोल्ड वॉर। क्यों? क्योंकि देखो अभी अभी हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, चल रहा था कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर के टाइम पे ये डिसीजन बहुत ही मुश्किल था लेना, बिकॉज देखो चिंगारी की ज़रूरत थी और हमारे
हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था, इसलिए इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लिखा है। तो जब यूएन और यूएसए थे को ना देखो सेम सेम कहते हैं, क्योंकि जो यूएसए है ना वो यूएन को बहुत ज़्यादा फंडिंग करता है, एंड यूएसए वी ऑल नो दैट हेजेमोनी थी। तो यूएसए का नाम आपको जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने इस चीज़ को बोला कि ये जो हमारा हम जाएंगे कुवैत को लिबरेट कराने के लिए, इस चीज़ को इन्होंने बोला अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि अब एक नए टाइप का वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया है और एक मासिव कोलिशन फोर्स बनी, मासिव कोलिशन फोर्स। अब इराक से लड़ने जा रहे थे काफ़ी सारे देश इकट्ठे होकर, किसको बचाने के लिए? कुवैत को। कब्जे में कौन है? कुवैत। लड़ना किससे? इराक से। परमिशन किसने दी है? यूएन ने। और हम छुड़ाने कौन जाएगी? बहुत सारी कंट्रीज। इतने सारे सोल्जर्स गए और इन्होंने इराक को जाके हरा दिया। अब जब इतने सारे इकट्ठे होकर एक इराक के पास गए हैं तो ऑब्वियस है उसने हार ही ना जाना था, तो इराक हार जाता है। और ये जो लड़ाई हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने तुम्हें पूरी लड़ाई बताई है, इसको बोला गया फर्स्ट गल्फ वॉर। ठीक है, अब लड़ाई को तो फर्स्ट गल्फ वॉर बोला गया, कंफ्यूज मत होना। बट ये जो ऑपरेशन था कि भैया 34 कंट्रियां मिलेंगी, 66 लाख ट्रूप्स जाएंगी इराक से कुवैत को बचाएंगी, इस ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या बोला गया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। और जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था मेरा फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन यही आया था, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में बहुत आते हैं और उस समय पे ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं छोटे छोटे क्वेश्चन को देखे। तो तुम्हें याद रखना है कि ये कौन सा था जो फर्स्ट गल्फ वॉर में हुआ था ना, बचाने के लिए कुवैत को, ये वो वाला वॉर था। ठीक है, अब इसके ऊपर भी जो ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है ना, दिस इज अ वेरी फाइन प्रूफ ऑफ यूएस हेजेमोनी, यानी कि इसने जो ये यूएसए की दादागिरी थी, हेजेमोनी मतलब दादागिरी थी, वो उसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। कैसे था? अब आप कहोगे कि ये तो ऑपरेशन यूएन ने बनाया था, इसमें यूएसए का क्या हाथ है? तो अभी पढ़ाती हूँ क्या हाथ है हमारे यूएसए का। देखो ये जो मैंडेट साइन हुआ था ना कि यूएन की तरफ से कि कोलिशन बनेगा, इसमें जो 75% ऑफ कोलिशन फोर्सेस थी दैट वर फ्रॉम द यूएसए। यानी कि जब वोटिंग वगैरह हुई होगी, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ तुम्हें, तुम समझ जाओ कि जब वोटिंग हुई कि भैया एक मैंडेट निकालते हैं कि कुवैत को बचाने जाएंगे, तो उसमें 75% जो वोट करने वाले लोग थे वो कौन थे? वो हमारे यूएसए के ही लोग थे और वो चाहते थे कि जाके हम इराक से लड़ाई करें। तो ठीक है, तो दिस शोड दैट अब 75% ही यूएसए के लोग हैं मैंडेट की वोटिंग में, तो ऑब्वियस है वो ही जीतेगा। तो दिस शोड द हेजेमोनी ऑफ द यूएसए। एंड इस ऑपरेशन को किसने लीड करा था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को किसने लीड करा था? नॉर्मन श्वार्ट्ज़प्रूफ। अगर कोई मुझे बोलेगा प्रोनाउंसिएशन मेरी बेकार है तो आई नो दैट मुझसे नहीं बोले जाते हैं ऐसे वर्ड्स, तो नॉर्मन श्वार्ट्ज़प्रूफ यहाँ लिखा है, जो भी है ये, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने इस वाले मैंडेट को, इस कोलिशन को हेड करा था। किसको? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को। और ये 34 कंट्रीज ट्रूप्स गई और कुवैत को उन्होंने बचाया। एंड सद्दाम हुसैन जो उस समय पे इराक के डिक्टेटर आप कह सकते हो या प्रेसिडेंट आप कह सकते हो जो थे इराक के, उन्होंने इसको क्या बोला? मदर ऑफ ऑल बैटल्स। क्या बोला उन्होंने इसको? मदर ऑफ ऑल बैटल्स। ये इराक में प्रेसिडेंट थे उस समय पे सद्दाम हुसैन। ये बैटल बहुत ही खतरनाक बैटल थी। दिस वाज द फर्स्ट वीडियो गेम वॉर। एग्जाम में आएगा वीडियो गेम वॉर क्या है, क्यों है, तो हम अभी पढ़ते हैं कि ये वीडियो गेम वॉर कैसे था। सद्दाम हुसैन ने इसको क्या बोला? मदर ऑफ ऑल बैटल्स। तो एग्जाम में ऑब्वियस है ये आपके एग्जाम में आएगा। किसको? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ही हमारा मदर ऑफ ऑल बैटल्स था। 34 कंट्री एक इराक से लड़ने गई, इसलिए है ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स। ठीक है, और एक और चीज, इस जो ये वॉर हुआ ना पूरा हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसकी इम्प्लीकेशन क्या थी? यानी कि जो गल्फ वॉर हुआ इसकी इम्प्लीकेशन क्या थी? जब गल्फ वॉर खत्म हुआ तो लोगों को यूएसए की पूरी ताकत जो थी वो अपनी आंखों के सामने दिखाई दे गई। उन्हें टेक्नोलॉजिकल गैप समझ में आया बिटवीन देम एंड द यूएसए। और एक वीडियो गेम वॉर शब्द हमारे सामने आया। क्या हुआ? जब ये वॉर हुआ ना इराक के अंदर, तो उसकी लाइव कवरेज होती थी। जापान, चाइना, इंडिया, हर एक जगह पे लाइव कवरेज होती थी। लोग टीवी पे बैठ के बॉम्बार्डमेंट देखते थे इराक की सिटीज की और लड़ाइयों को देखते थे। और जो यूएसए के वेपन्स थे, टेक्नोलॉजिकल गैप हमें दिखाई दिया। और इस चीज़ को, उनके जो स्मार्ट बॉम्ब्स थे, तो इस वाले वॉर को दिखाया गया कि टेक्नोलॉजी हमें पता चली कि यूएसए कितना एडवांस्ड है और हम कितने बेकार हैं उसके आगे। तो इस वॉर को स्मार्ट वॉर बोला गया, कंप्यूटर वॉर बोला गया, वीडियो गेम वॉर बोला गया। और लास्ट में हमें देखो ये पता चला कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे टीवी पे, अलग अलग देशों के टीवी पे चल रहा था वॉर, तो इससे ना यूएसए ने जितना खर्चा करा था वॉर पे उससे ज़्यादा उसने कमाई कर ली। जैसे कि कोई लाइव रियलिटी शो
चल रहा है किसी को मारने पीटने का, और उसने इतनी ज़्यादा कमाई कर ली थी थ्रू द वॉर बिटवीन द इराक एंड द 34 कंट्रीज, ठीक है। एंड एंड में कुवैत बच गया, एंड इससे आगे का मैं नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना है। मैं चाहती तो तुम्हें इराक और ईरान और कुवैत के बीच में क्या झगड़ा था वो भी बता सकती थी, और ये भी बताऊंगी कि आगे क्या हो रहा है, बट मैं नहीं बताती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दैट अभी तुम कन्फाइंड रहो सिलेबस में ही। 12th के बाद जब तुम आगे पॉलिटिकल साइंस लोगे तो सब अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, हमें पता चलेगा बहुत कुछ जो अभी तक हमें नहीं पता था। लेट्स स्टडी। टॉपिक शुरू करते हैं, मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान। तो फर्स्ट टाइम हम इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है, बट दिस टॉपिक इज एडेड टू यू। तो अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, एंड दिस इज अ लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री मतलब कहीं भी इसके बॉर्डर से ओशन कोई टच नहीं होता है, जैसे कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, हर तरफ से जो इसका बॉर्डर है किसी दूसरी कंट्री से ही टच होता है। एंड जो अफगानिस्तान है शुरू से ही, अगर आप बहुत पुराना ज़माना मिलो तब से ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है ये देश, लैंडलॉक देश है। इम्पॉर्टेंट क्यों रहा है? बिकॉज ये हमेशा, अगर तुम एशिया से यूरोप जाना चाहो, एशिया से अफ्रीका जाना चाहो, सेंट्रल एशिया से अफ्रीका जाना चाहो, कहीं भी जाना चाहो, तो बीच में अफगानिस्तान ज़रूर पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से फॉर ट्रेड पर्पस एंड फॉर ऑल द पर्पस जो अफगानिस्तान था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसकी टेरेन जो है वो बहुत ही अलग सी है। ऐसा बोला जाता है कि अफगानिस्तान में बहुत सारे रूलर्स आए, बट जो रूल होता था वो हमेशा गिर जाता था, क्यों? यानी कि रूलर आना बहुत आसान था, बट अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट रहना, एक स्टेबल रूलिंग पावर रहना बहुत मुश्किल था बिकॉज ऑफ इट्स टेरेन। और इसकी जो एथनिसिटी थी, काफ़ी अलग अलग टाइप के इसके आप कह सकते हो एथनिसिटी भी है, अलग अलग इनकी मेजॉरिटी में कुछ लोग रहते हैं और कुछ माइनॉरिटीज़ है, बताती हूँ। इसकी टेरेन की बात करें तो आधी साइड में डेजर्ट है, और बिल्कुल मिडिल में अगर आप लो तो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं हिंदू कुश माउंटेन्स। एंड हिंदू कुश जो माउंटेन्स हैं वो इसकी जो टेरेन है उसको बिल्कुल अलग सा बना देता है। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं दैट इट इज़ एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न एंड साउथ एशिया, जो मैंने बता दिया है। सेंट्रल एशिया से, वेस्ट एशिया से या फिर साउथ एशिया से अगर आपको यूरोप या अफ्रीका में एंटर करना है या वहाँ से यहाँ एंटर होना है तो अफगानिस्तान बीच में ज़रूर आएगा। ओके, इसकी जो कॉम्पोजिशन है, एथनिक कॉम्पोजिशन है, वो काफ़ी सारी इसमें हमारे लोग रहते हैं। पश्तून्स सबसे ज़्यादा हैं, ये तजाकिस, हज़रस एंड उज़्बेक। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको इन चारों एथनिसिटी के बारे में याद रखना है कि ये कौन कौन थे। अहमद शाह अब्दुल, जिनका अभी हमने पानीपत वाली जो मूवी आई थी उनके बारे में पढ़ा था, देखा था मूवी में, वो थे फाउंडर ऑफ द स्टेट। 18th सेंचुरी में इन्होंने इस स्टेट को फॉर्म करा था, और 19th सेंचुरी के अंदर इस स्टेट को यानी अफगानिस्तान को हम लोगों ने बफर स्टेट का दर्जा दे दिया था। नाउ व्हाट इज बफर स्टेट? तो अफगानिस्तान बफर स्टेट बन गया था बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द ब्रिटिश इंडिया। यानी ब्रिटिश इंडिया कौन सा इंडिया? जब हमारे पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो उस समय पे इंडिया को इंडिया नहीं कहते थे, ब्रिटिश इंडिया कहते थे। तो ब्रिटिश इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में बफर स्टेट बन गया था अफगानिस्तान। बफर स्टेट मतलब जैसे कि चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल बीच में फंसा हुआ है और ट्रेड के लिए ये बफर स्टेट बन जाता है, वैसे ही अफगानिस्तान बफर स्टेट बन गया था पहले ज़माने में बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द ब्रिटिश इंडिया, एंड इसको ग्रेट गेम भी बोला जाता है। अब जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश इंडिया था, तो उस समय पे हमारा बहुत अच्छा खासा बॉर्डर लगता था अफगानिस्तान के साथ थ्रू द पाकिस्तान। आपको पता है ऐसी सी ये मैप लाइन है हमारी, इधर अफगानिस्तान है, इधर हमारा जो पाकिस्तान अभी हो गया, बट पहले तो ब्रिटिश इंडिया में ही आता था। तो वो जो लाइन थी, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छी एक लाइन ड्रॉ करी थी, एक बॉर्डर ड्रॉ करा था 1893 के अंदर, जिसको बोला गया ड्यूरेंड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ के लिए। और इन्होंने ड्यूरेंड लाइन बनाई थी अफगानिस्तान से ब्रिटिश इंडिया को अलग करने के लिए, बट अब इस लाइन को ज़्यादा फॉलो नहीं करा जाता है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो ड्यूरेंड लाइन के साथ जो भी करे, तो अब आना जाना आपस में चलता रहता है बिटवीन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो दिस ड्यूरेंड लाइन वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया पीरियड इन 1893, ये आपको याद रखना है। इंडिया का भी छोटा सा बॉर्डर लगता है विद अफगानिस्तान, बट जिस जगह से हमारा अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है दैट इज POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो अभी हम ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है टू द अफगानिस्तान। ओके, 3 मेजर वॉर्स हुए। अब आपको ये क्यों एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर में डाला है, ये 3 मेजर वॉर्स हुए थे अफगानिस्तान के अंदर।
सबसे पहला वॉर था सोवियत इन्वेजन 1979, जिसके बाद से वी स्टडी द सोवियत की इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई और धीरे धीरे सोवियत यूनियन की नींव हिल गई और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। इसीलिए आई थिंक ये टॉपिक ऐड करा होगा सीबीएसई ने, सो दैट हमें पता चले कि ये जो इतनी बड़ी सुपर पावर यूएसएसआर हमारी गिरी, इसकी इकोनॉमी स्टैग्नेट हुई तो क्यों हुई। सोवियत इन्वेजन के बाद ही मेनली इकोनॉमी स्टैग्नेट हुई थी। तो पहला वॉर हुआ जो अफगानिस्तान के अंदर 30 साल तक हमारा अफगानिस्तान के अंदर वॉर चलता रहा। तो 3 वॉर हुए, एक हुआ सोवियत इन्वेजन 1979 टू 1989, फिर हुआ अफगान सिविल वॉर 89 टू 1996 एंड उसके बाद अफगान वॉर 2001 तक चला। तो इन तीनों वॉर्स के बारे में आपको पढ़ना है। लेट्स स्टडी। तो सबसे पहले सोवियत इन्वेजन 1979 के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हमें बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान में कौन रूल कर रहा था, कौन अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे। तो अप्रैल 1978 में जो गवर्नमेंट थी दाऊद खान की, उसको ओवरथ्रो कर देता है कूप। कूप हमें पता है तख्ता पलट इसको कहते हैं, यानी कि एक कूप होता है और जो दाऊद खान की गवर्नमेंट होती है 1978 में, उसको हटा देते हैं एंड उसकी जगह आ जाती है लेफ्ट रूल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। जब भी लेफ्ट वर्ड आएगा समझ जाना है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म से मिलता जुलता है ये। डेट मीन जो कम्युनिज्म जो सोवियत यूनियन में फॉलो होता था उसी आइडियोलॉजी की पार्टी थी हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, और इन्होंने दाऊद खान की गवर्नमेंट को हटा के अपना रूल चला दिया। अब जो ये न्यू गवर्नमेंट का रूल था कम्युनिज्म पे है, तो ऑब्वियस है कि ये सोवियत सपोर्टेड था, यानी कि सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट कर रही थी ऑफ द कम्युनिस्ट रूल ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन अफगानिस्तान। अब ये जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई तो इन्होंने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए, अमीरों से ज़मीन लेके गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। वुमेन्स के लिए काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए, उनको बहुत सारे टाइप के रिफॉर्म्स हुए, थोड़ा फ्रीडम मिलने लग गया। तो रिफॉर्म्स हो रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लेफ्ट गवर्नमेंट कह सकते हो या फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कह सकते हो। बट ये जो रिफॉर्म, ये जो चेंजेस आ रहे थे, जो मुस्लिम्स थे, जो प्रॉपर मुस्लिम्स थे वहाँ के, उनको ये रिफॉर्म्स पसंद नहीं आ रहे थे। दे वर हाईली रिसेंटेड बाय इट। जो लोग मुस्लिम्स थे एंड जो सारे ही मुस्लिम थे, बट कुछ एक एरिया मुस्लिम्स एंड जो एंटी कम्युनिस्ट थे, यानी कि जो कम्युनिज्म को फॉलो नहीं करना चाहते थे, जो उनको कैपिटलिज्म में इंटरेस्ट था, वो इसके खिलाफ खड़े होने लग गए। उन्हें ना ही लैंड रिफॉर्म्स चाहिए थे, ना ही उन्हें फ्रीडम चाहिए था। इसीलिए वहाँ पे वो लोग खिलाफ खड़े होने लगे अगेंस्ट द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, अब ये जो लोग थे इन्होंने खुद को क्या बोला, कॉल ऑफ जिहाद, यानी कि इन लोगों ने कहा कि ये जो लेफ्ट पार्टी आ गई है, ये अफगानिस्तान के जो हमारे रूल्स हैं, हम जो शरिया के अकॉर्डिंग रूल करते हैं, उनसे ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। एंड दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप जिसको बोला गया मुजाहिदीन्स। एंड इन्होंने क्या बोला उसको, कॉल ऑफ जिहाद। ये जो इन्होंने लड़ाई करी अगेंस्ट द लेफ्ट गवर्नमेंट, उसको क्या बोला गया, कॉल ऑफ जिहाद। एंड मुजाहिदीन एक ग्रुप बन गया। एंड ये जो ग्रुप था इसमें रूरल और अर्बन एरिया दोनों से ही लोग आए, इन्होंने एंटर करा मुजाहिदीन ग्रुप के अंदर। एंड इसको बैक करता था हमारा यूएसए। अब देखो लड़ाई किसके खिलाफ हो रही है, सीधी सीधी सोवियत यूनियन के खिलाफ ही लड़ाई हो रही है। सोवियत यूनियन की रिलेटेड ही गवर्नमेंट लगी हुई थी अभी अफगानिस्तान में, तो आ गया यूएसए मुजाहिदीन की हेल्प करने के लिए। यूएसए ने मुजाहिदीन को हथियार दिए और उनको ट्रेनिंग दिलवाई इन द पाकिस्तान। मुजाहिदीन की ट्रेनिंग हुई इन पाकिस्तान एंड उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया विद द अफगानिस्तान मिलिट्री। ठीक है, धीरे धीरे इतनी ज़्यादा लड़ाई होने लग गई कि अब सोवियत यूनियन को लगने लगा कि ये जो अफगानिस्तान वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट एट दैट टाइम। उन्हें लगने लगा कि अब अफगानिस्तान का कब्जा हमारे हाथ से छूट जाएगा। अब ये जो मुजाहिदीन थे वो अफगानिस्तान की जो मिलिट्री थी उसको हराने लग गए थे। तो इसलिए सोवियत यूनियन ने डिसाइड करा कि अब हम खुद जाएंगे लड़ने मुजाहिदीन से। तो सोवियत इन्वेजन हुआ, आप नेट पे फोटोज देख सकते हो। ट्रूप्स में भर भर के सोवियत सोल्जर्स गए हमारे अफगानिस्तान के अंदर। कब गए, 24 दिसंबर 1979, क्रिसमस से एक दिन पहले 1979 को सोवियत इन्वेजन हुआ। सोवियत आर्मी गई हमारी अफगानिस्तान के अंदर। एंड कितने ट्रूप्स गए थे आप यहाँ देख सकते हो। तो इतने ट्रूप्स गए थे हमारे एंड उन्होंने जाते सार जितनी भी मेजर सिटीज़ थी सोवियत की आर्मी ने उसको कंट्रोल कर लिया। और जो मुजाहिदीन थे यानी कि जो लड़ रहे थे उस समय अफगानिस्तान मिलिट्री से, वो भाग गए और जो वो माउंटेन्स थे उसमें जाकर छुप गए। अब क्या होता है जब वो माउंटेन्स में छुप जाते हैं तो
जो यूएसए था और पाकिस्तान था कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहा था मुजाहिदीन को पीछे से। एंड जब हमारे जितने भी मुजाहिदीन हैं वो स्पेशलाइज थे इन गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? जो छुप के लड़ाई होती है। मुजाहिदीन वो स्पेशलाइज इन इट। एंड उनको एडवांटेज क्या मिली थी? जो हिंदू कुश के पहाड़ थे, सारे के सारे मुजाहिदीन हिंदू कुश पहाड़ों में जाकर छुप गए थे। एंड जब कोई सोवियत सोल्जर नीचे से आता था ये तो वो उन पे ऊपर से छुप के हमला करते थे। एंड धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो सोवियत यूनियन की आर्मी थी वो कम होने लग गई, बहुत ज़्यादा किलिंग होने लगे, बिकॉज वो जो मुजाहिदीन थे दे वर वेरी एक्सपर्ट इन द गुरिल्ला वॉरफेयर। एंड धीरे धीरे जो हमारा सोवियत यूनियन था वो हारने लगता है। कितनी भी आर्मी भेज रहा था हमारा सोवियत यूनियन, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। मुजाहिदीन भी मर रहे थे, सोवियत यूनियन के सोल्जर्स भी मर रहे थे। एंड मुजाहिदीन को प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा था फ्रॉम द यूएसए, चाइना एंड पाकिस्तान। वेपन का सपोर्ट भी मिल रहा था, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी मिलती जा रही थी। एंड ये सोवियत यूनियन के सोल्जर्स आपस में उनसे लड़े जा रहे थे। अब इस चीज़ को एंड किसने लगाया? लेट्स सी कि सोवियत ने, ऐसा क्या हुआ, अपनी जो आर्मी जो उन्होंने क्रिसमस से एक दिन पहले भेजी थी उसको विड्रॉल कर लिया। आगे तो ये वॉर चल रहा होता, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, ना ही सोवियत यूनियन को। तो एट द एंड जब मिशेल गोर्बाचोव हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं तो वी ऑल नो दैट वो रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन। उन्हें ये वॉर से निकलकर तरक्की की तरफ जाना होता है। तो वो कहते हैं कि अब हम सोवियत यूनियन की जो हमने आर्मी भेजी अफगानिस्तान के अंदर उसे वापस बुला लेंगे, जो क्रिसमस से एक दिन पहले गई थी। तो ही मेड द प्रोसीजर्स। उन्होंने क्या करा, नई गवर्नमेंट बनी उस समय पे हमारी अफगानिस्तान के अंदर, जो सोवियत यूनियन बैक्ड गवर्नमेंट ही थी। इट वॉज लेड बाय मोहम्मद नजीबुल्लाह एंड इनकी गवर्नमेंट पावर में आ जाती है 1986 के अंदर। मोहम्मद नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट पावर में आ जाती है और 1989 के अंदर जो सोवियत ट्रूप्स थे वो वापस चले जाते हैं। जो सोवियत के इतने सारे सोल्जर्स गए थे वो सब वापस आ जाते हैं सोवियत यूनियन के अंदर, अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो 1979 में वो गए सोवियत यूनियन वाले जो सोल्जर्स थे अफगानिस्तान में, और 89 में वापस आए। तो 10 साल तक वो वहीं रहे, यानी 10 साल तक कंप्लीट वॉर सिचुएशन में हमारा अफगानिस्तान रहता है। फिर क्या हुआ, जैसे ही 1989 में सोवियत ट्रूप्स वापस गए, दूसरा वॉर स्टार्ट हो जाता है हमारा अफगानिस्तान के अंदर, जो एक सिविल वॉर था। लेट्स स्टडी अफगान सिविल वॉर 1989 टू 1996। ठीक है, अब हमें पता है यूएसएसआर खुद डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में, और जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएसए बैक्ड गवर्नमेंट जो नजीबुल्लाह की थी वो भी गिर जाती है। एंड इस समय पे अफगानिस्तान में अब जब कोई गवर्नमेंट ही नहीं रही है, ना कोई सोवियत यूनियन बैक गवर्नमेंट रही है, तो कंट्रोल कौन ले लेते हैं? हमारे मुजाहिदीन कंट्रोल ले लेते हैं और बहरुद्दीन रुब्बानी बिकेम द प्रेसिडेंट। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि जब मुजाहिदीन ने टुक ओवर करा तो कौन प्रेसिडेंट बने थे? बहरुद्दीन रुब्बानी प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड तालिबान इमर्ज एट द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल विद देयर बेस एट कंधार। उस समय पे फिर तालिबान रूल स्टार्ट हो जाता है अफगानिस्तान के अंदर और उनका बेस बन जाता है इन कंधार। ठीक है, फिर सितंबर 1996 तक ये जो कैपिटल होती है काबुल हमारे अफगानिस्तान की, उसको भी सीज कर लेते हैं एंड डिक्लेयर कर देते हैं अफगानिस्तान को एज अ तालिबान स्टेट। ठीक है, और इनका हेड कौन बनते हैं? मुल्ला मोहम्मद ओमर इनके हेड बन जाते हैं और ये डिफाइन कर देते हैं कि अफगानिस्तान एक फुल इस्लामिक स्टेट अब बन चुकी है एंड तालिबान रूल स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द 1996। तो आपने देखा जैसे ही हमारी सोवियत यूनियन बैक्ड गवर्नमेंट गिरी तो मुजाहिदीन रूल्स में आ जाते हैं और तालिबान रूल स्टार्ट हो जाता है 1996। लीड कौन करता है हमारा? ये जो तालिबान की लीड कौन करते हैं? मोहम्मद ओमर, और बहरुद्दीन रुब्बानी प्रेसिडेंट होते हैं। विद दिस हमारा आधा कंप्लीट हो गया। अब तालिबान रूल के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप का हमारा तालिबान रूल था। ठीक है, तो तालिबान मतलब मेनली क्या होता है? इट इज़ एन अरेबिक वर्ड फॉर स्टूडेंट। तालिबान मतलब अरेबिक वर्ड है ये स्टूडेंट के लिए, और इनका मेन एजेंडा क्या होता है कि ये शरिया के अकॉर्डिंग रूल करेंगे। व्हाट इज शरिया? शरिया इज रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट एवरी मुस्लिम हैज़ टू फॉलो। तो ये कहते हैं कि हम अब शरिया के अकॉर्डिंग रूल करेंगे। एंड जिस समय पे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रूल हुआ तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, फ्रीडम ऑफ वुमेन बिल्कुल छीन गया था। एंड जो तालिबान रूल चल रहा था अफगानिस्तान में, इट वॉज सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान। कौन सपोर्ट कर रहा था तालिबान रूल को? पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, अब जब तालिबान का रूल चल रहा था तो मेनली दो हमारी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज होती हैं अफगानिस्तान के अंदर, अलकायदा एंड तालिबान दोनों। तो जब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती हैं तो दो अटैक्स होते हैं दैट वी ऑल नो दैट, जिनकी वजह से पूरा देश हिल चुका था। दो टेररिस्ट अटैक होते हैं। एक होती है बॉम्बिंग ऑफ यूएस
एक ही जो एम्बेसी थी इन अफ्रीका, एंड दूसरा जो बहुत फेमस हमारा अटैक हुआ था इन यूएसए 9/11 अटैक जो ट्विन टावर्स के ऊपर हुआ था हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के। तो 2 अटैक होते हैं एंड पूरा का पूरा वर्ल्ड इस टेररिस्ट अटैक से बिल्कुल ही शॉक में आ जाता है। पहले जो यूएसए की एम्बेसी थी अफ्रीका के अंदर उस पे बॉम्ब होता है, एंड देन जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर और जो हमारा एक एरोप्लेन जाके वो जो हो जाता है वो वाला अटैक होता है, एंड इट वाज डन बाय अलकायदा। इनके जो लीडर्स होते हैं ओसामा बिन लादेन, एंड वो दे हेडेड द अटैक। एंड उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट वॉर है ऑफ अफगानिस्तान वो स्टार्ट होता है। अब देखो क्या हुआ, अब यूएसए के ऊपर अटैक हो गया, किसने कराया था? अफगानिस्तान के तालिबान ने। तो क्या अब यूएसए चुप रहेगा? नो, ऑब्वियसली यूएसए चुप नहीं रहेगा। तो हमारा सेकंड वॉर खत्म हो गया है, अब स्टार्ट होगा हमारा थर्ड वॉर, जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, एंड देन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 7 सितंबर 2001 को अटैक होता है हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, एंड उसके बाद से ही हमारा जो तालिबान रूल है उससे लड़ने के लिए हमारा जो अमेरिका है बिल्कुल रेडी हो जाता है। अमेरिका एक सीधा साधा ऑर्डर निकाल देता है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, यानी कि अब जो ये टेररिज्म फैला है इसके ऊपर पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो इससे लड़ाई करेगा। एंड एक नया ऑपरेशन निकालता है हमारा अमेरिका यानी कि यूएस है, जिसका नाम है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ये भी आपका यूएस हेजमनी वाले चैप्टर का ही पार्ट है। दिस इज एडेड टू द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। तो ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम कब शुरू हुआ? जब तालिबान रूल शुरू हुआ अफगानिस्तान के अंदर और वहां पे अलकायदा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी, एंड उन्होंने जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एम्बेसी के ऊपर हमला करा तो एट द एंड यूएसए ने रिटेलिएट करा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, जो एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर था। अब हम जो टेररिज्म फैला है उससे बदला लेने के लिए कुछ करेंगे। 2001 से 2014 तक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर चला। 7 अक्टूबर यूएसए के ऊपर सबसे पहला अटैक कब हुआ? 9/11 को, यानी कि 11 सितंबर को हुआ। और एक महीने से ही कुछ कम टाइम में 7 अक्टूबर को यूएसए क्या करता है, कनाडा की मिलिट्री, यूके की और नेटो की मिलिट्री को मिलाकर एक एक्शन लेता है अगेंस्ट द तालिबान एंड द अलकायदा, जिन्होंने उनके ऊपर हमला करा होता है। एंड दिसंबर 2001 तक वो जो तालिबान गवर्नमेंट थी उसको हरा देते हैं, एंड पूरा गोरिल्ला वॉरफेयर होता है विद द ISAF, यानी कि ये जो इतनी सारी मिलिट्री गई थी ऑफ यूएसए, यूके, कनाडा एंड नेटो की मिलिट्री विद लड़ाई हुई उनकी तालिबान और अलकायदा के जो हमारे टेररिस्ट थे उनसे, एंड गोरिल्ला वॉरफेयर होता है पूरा। एंड दिसंबर 2001 में वो उन्हें हरा देते हैं, एंड न्यू प्रेसिडेंट अब इलेक्ट होता है हमारा अफगानिस्तान का, हामिद करजाई। कौन होते हैं? हामिद करजाई। दैट मीन्स अब तालिबान भी हार गया, अलकायदा भी हार गया, और हामिद करजाई हमारे न्यू प्रेसिडेंट बन जाते हैं ऑफ अफगानिस्तान। ओके, अब जो ये तालिबान इंसर्जेंसी थी ये कंटिन्यूड रही। ऐसा नहीं हुआ कि जब हमारा यूएसए की मिलिट्री ने हरा दिया पूरे तरीके से तालिबान और अलकायदा को, अभी भी कुछ कुछ ऐसे शहर थे जिनके ऊपर तालिबान रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहा था उन सिटीज़ को। और एंड जो फाइनल एंड गेम आप कह सकते हो वो हुआ अभी हाल ही में हमारे सामने, जब हमारा यूएसए ने किल कर दिया बिन लादेन को, जो मास्टरमाइंड थे ऑफ द टेरर अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उनको किल करा। क्या था उस ऑपरेशन का नाम? मई 2011 में हुआ था एबटाबाद के अंदर। उस पर मूवी भी बनी हुई है, डिस्कवरी टीवी पे भी इतनी बार हमने देखा है वो हेलीकॉप्टर वाला सीन जो आप पूरा दिखाते हैं। तो वो एंड बदला जो लिया हमारे यूएसए ने बिन लादेन को मारकर मई 2011 के अंदर। एंड दिस ऑपरेशन वाज नोन एज द ऑफिशियल नेम क्या था ऑपरेशन का? ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। और एट दी एंड बिन लादेन हार जाते हैं, उनको मार देता है हमारा यूएसए। कब मारते हैं? मई 11 को एबटाबाद पाकिस्तान के अंदर। एंड अभी 2013 में जो मुल्ला उमर थे उनको भी मार देता है हमारा यूएसए। एंड विद दैट अफगानिस्तान के जो ये मेन हेड्स थे टेररिस्ट ग्रुप के उनका भी एंड हो जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि देखो हमारे जो सोल्जर्स थे ISAF के सोल्जर्स जो अमेरिका की मिलिट्री के और बाकी नेटो मिलिट्री के कंट्रीज़ के गए थे अफगानिस्तान के अंदर, वो कभी अफगानिस्तान से वापस नहीं आए। वो काफ़ी टाइम तक अफगानिस्तान के अंदर ही रहे, वहाँ की मिलिट्री को हेल्प करने के लिए भी
और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, जिससे कि टेररिज्म ज़्यादा ना फैले। तो 2014 के अंदर ये बात हुई कि ट्रूप्स को अब वापस बुला लेना चाहिए। बहुत समय से इतने सारे सोल्जर्स की जान गई, नेटो के भी, हमारे अमेरिका के भी, और अफगानिस्तान के जो सिविलियंस थे वो भी बहुत ज़्यादा मरे, इनफैक्ट मुजाहिदीन भी बहुत ज़्यादा मरे। तो एट द एंड 2014 में ये बात हुई कि अब जो ये ट्रूप्स हैं जो अफगानिस्तान में गई हैं, इन्हें वापस बुला लेना चाहिए। और ये बात चलती रही। अब प्रेजेंट सिचुएशन में अभी फरवरी 2020 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो, और जो हमारे तालिबान के जो लीडर हैं उनके साथ में एग्रीमेंट साइन हो गया। 18 ईयर्स के वॉर के बाद अब जो जितने भी सोल्जर्स थे अफगानिस्तान से वापस आ गए हैं अमेरिका के अंदर, एंड एक बिल्कुल ट्रीटी साइन हो गई है कि ट्रूप्स वापस चले गए हैं और दोबारा टेररिज्म डेवलप नहीं होगा। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक पढ़ना। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि अब जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान से अमेरिका वापस आ गए हैं। कब साइन हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट? फरवरी 2020। गूगल सर्च करोगे तो और डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा। तो 3 वॉर के बारे में हमने पढ़ा, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हुआ है तो। पहला था हमारा सोवियत इन्वेजन, जो 79 to 89 तक चला, 10 साल तक ये चला। फिर दूसरा सिविल वॉर हुआ अफगानिस्तान के अंदर ही, जो तालिबान के जो 3 ग्रुप्स थे उसके बीच में ही हुआ था। इसका डिटेल मैंने तुम्हें नहीं बताया है, तालिबान में ही पावर कंट्रोल करने के लिए, जो 1989 to 1996 तक चला। फिर तालिबान ने टेररिस्ट अटैक करा अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका ने रिटालिएट हमला करा, जिसको बोला गया ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। फिर जो बिन लादेन को मारने का था वो हुआ। तो थर्ड वॉर हुआ हमारा ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो 2001 से 2014 तक चला। तो विद दिस हमने तीनों वॉर पढ़ लिया अफगानिस्तान के, व्हाट वाज अफगानिस्तान ये भी पढ़ लिया है, एंड इसके साथ हमारा अफगानिस्तान वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई नो दैट किसी ने भी अभी तक ये ढंग से नहीं पढ़ाया होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो यू हैव टू स्टडी दिस होल टॉपिक। अभी भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे कमेंट करके आप पूछना, आई विल रिप्लाई टू यू। अब बस लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इस वीडियो का, क्या है? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो पढ़ेंगे एंड देन एंड ऑफ बायोलॉजी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो पहले ही बता रही हूँ, CIS तब बनी जब हमारा यूक्रेन, बेलारूस और रशिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम सोवियत यूनियन से अलग हो चुके हैं। और जैसे ही 15 की 15 जो ये कंट्रीज थी जो पूरा सोवियत यूनियन बनाती थी, उन्होंने अपना फ्रीडम डिक्लेयर करा, और तभी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया नाउ वी आर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इन्होंने एक न्यू अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जिसमें इन्होंने एक प्रॉमिस करा एक दूसरे को दैट दे विल कोऑपरेट विद ईच अदर इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। लेट्स स्टडी इन डिटेल, ठीक है? तो इट इज़ अ फ्री एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। फ्री एसोसिएशन है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि सबको एक दूसरे की बहुत अच्छे तरीके से बातें माननी होगी। फ्री एसोसिएशन, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता था अपनी फ्री विल से, ज़बरदस्ती नहीं थी ज्वाइन करने की। एंड इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR इन 1991। जब 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तब ये बनी, एंड इट वॉज फॉर्म बाय रशिया एंड 11 अदर रिपब्लिक्स। तो रशिया और 11 अदर रिपब्लिक्स मतलब कि कुल मिलाकर 12 रिपब्लिक्स ने इसको बनाया। एंड टोटल वी नो दैट सोवियत यूनियन के अंदर 15 कंट्रीज थी, उसमें से 12 आ गई हमारी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, ठीक है? तो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1991, 12 मेंबर स्टेट्स। जैसे ही आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, यू ऑल नो नेक्स्ट चैप्टर में हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, तो वैसे ही अब की बार का जो आपका बोर्ड होगा उसमें आपको CIS के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CIS का फ्लैग मैं डालूंगी, उसको भी तुम देखना, मे बी वो भी आ जाए एग्जाम में। तो लेट्स स्टडी। तो कौन कौन सी मेंबर स्टेट्स थी हमारे CIS की? ये 12 कंट्रीज थी। अब ये मत पूछना कि इन्हें बाय हार्ट लर्न करना है, बाय हार्ट लर्न नहीं करना है, बट इनको देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा कि कौन कौन सी थी। जिनको याद करना है मैं बता दूंगी, ठीक है? तो 12 कौन सी स्टेट थी जिन्होंने साइन करा था? आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो ये जो नए नए से नाम कंट्रीज के हमने अभी सुने हैं, ये वही है जो हमारी सुपर पावर USSR का हिस्सा थी, ठीक है? तो इन 12 कंट्रीज ने CIS को फॉर्म करा। अब 12 में से 3 जो नहीं गई हमारे CIS के साथ में, वो कौन सी थी? रिमेनिंग 3 रिपब्लिक्स, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया। इन तीनों ने CIS को ज्वाइन नहीं करा, इनकी मर्जी नहीं थी CIS को ज्वाइन करने की, एंड दे रिफ्यूज टू साइन द CIS, ठीक है? अब जो CIS में कंट्रीज एंटर करी, यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जिन्होंने बनाई, इन सब ने, इनको तुम्हें लर्न नहीं करना है, तो इन्होंने क्या साइन करा? अलमाता डिक्लेरेशन।
अलमाटा डिक्लेरेशन इन्होंने साइन करा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 1 मार्क क्वेश्चन में, 2 मार्क क्वेश्चन में आपको याद रखना है। क्या था अलमाटा डिक्लेरेशन के अंदर कि हम कोऑपरेट करेंगे इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स, यानी कि अगर इन 12 की 12 कंट्रीज के अंदर इंटरनली कोई प्रॉब्लम आई तब भी मदद करेंगे एक दूसरे की, और एक्सटर्नली प्रॉब्लम आई तब भी एक दूसरे की ये लोग मदद करेंगे। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CIS। जैसे कि ऑब्जेक्टिव यूरोपियन यूनियन के पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वैसे ही CIS की क्यों बना, क्या करेंगे ये लोग एक दूसरे के साथ। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सोवरेनिटी एंड इक्वालिटी ऑल मेंबर्स। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, फ्रीडम। ये हर जो कंट्री है एक दूसरे की फ्रीडम का ध्यान रखेगी, कोई एक दूसरे के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहेगी, सॉवरेनिटी का ध्यान रखेगी, इक्वालिटी रहेगी सभी मेंबर्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि कोई डोमिनेंट होगा दूसरा नहीं होगा, एंड दे विल गिव इंडिपेंडेंट एंड इक्वल स्टेटस टू ईच अदर इन द इंटरनेशनल लॉ। अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी देखें तो ये जो 12 की 12 कंट्रीज हैं दे आर इक्वल इन द स्टेटस, कोई बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। दूसरा जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव इनके क्या था कि ये आपस में डेवलपमेंट लाएंगे, अपनी फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग करेंगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे बिटवीन द स्टेट्स, यानी कि एक दूसरे की म्यूचुअली बहुत ये लोग मदद करेंगे। एंड इन्होंने क्या कहा कि हम इंटरनेशनल पीस जो है, यानी कि जो कोल्ड वॉर की वजह से और ये जो अफगानिस्तान वॉर हमने इतना लंबा चौड़ा पड़ा, ये जो इतने क्राइसिस डेवलप हो गए थे वर्ल्ड के अंदर, तो ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी लाने के लिए हेल्प करेंगे। ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इनके फंक्शंस क्या थे, क्या काम करते थे ये हमारा CIS। तो सबसे पहला काम क्या था, ये कोऑर्डिनेट करते थे इसकी पॉलिसीज़ को। पॉलिसीज़ बनती थी इन सब के बीच में, मेनली ट्रेड के ऊपर बनती थी। इन जो 12 कंट्रीज थी इनके बीच में काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड चलता था, ट्रेड के ऊपर पॉलिसी चलती थी, इनकी इकोनॉमी के ऊपर पॉलिसीज़ बनाते थे ये। इनके फॉरेन रिलेशन, यानी कि जो 12 कंट्रीज़ हैं ये बाकी कंट्रीज़ के साथ वर्ल्ड की कैसे तरीके से रिएक्ट करेंगी, डिफेंस के ऊपर ये लोग पॉलिसीज़ बनाते थे CIS में बैठ के। इमिग्रेशन, यानी कि आपस में जो ये बॉर्डर में इनका आना जाना होता था लोगों का, उसके ऊपर ये लोग बनाते थे। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज बनाते थे इन द CIS। तो ये ऑब्जेक्टिव तुम्हें लर्न करना है, इंस्टाग्राम के नोट्स में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, बस यू हैव टू फॉलो मी, देन तुम्हें हाईलाइट सेक्शन में जाके चेक करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। माई अकाउंट इज प्राइवेट, दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो मी, तभी तुम्हें नोट्स मिलेंगे। ओके, सो कई बच्चे बोलते हैं नोट्स नहीं मिल रहा है, लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है, फॉलो मी, आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट एंड देन यू विल गेट द नोट्स। ओके, अब कोऑपरेशन इन इकोनॉमी, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। ये जो 12 कंट्रीज थी ये एक दूसरे को हर बात में कोऑपरेट करती थी, इकोनॉमी में भी, मिलिट्री में भी और पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर ये कोऑपरेशन करती थी। ट्रेड में भी और फाइनेंस में भी, ट्रेड में भी और फाइनेंस भी होल्ड करते थे। और क्रॉस बॉर्डर क्राइम परफेक्शन, ये आप ज़रूर लिखना कि जो क्रॉस बॉर्डर, इधर से उधर बॉर्डर में जो क्राइम चलता था उसके ऊपर भी इन लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई थी। एंड एक और चीज़ है हमारे को, अभी ये हम नहीं पढ़े, काफ़ी सारी जो जैसे जॉर्जिया था उसने छोड़ दिया था CIS को, और फिर बाद में यूक्रेन ने भी जो छोड़ दिया था हमारे CIS को। तो कब छोड़ा ये हमें ध्यान नहीं रखना है, वी जस्ट हैव टू स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स एंड द फंक्शंस। अब इसका फोरम, यानी कि कौन अटेंड करता है, CIS की मीटिंग्स जो होती हैं ये वो कौन अटेंड करता होगा। तो जो CIS की मीटिंग्स है, प्राइम मिनिस्टर इन कंट्री के, इन कंट्रीज़ के काउंसिल हेड्स जो होते हैं और इन कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो मिलकर CIS की मीटिंग को होल्ड करते हैं। CIS का फ्लैग की फोटो डाल दूंगी, आप देख सकते हो। तो विद दिस ऑब्जेक्टिव, फंक्शन भी पढ़ लिए, कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए, यानी कि कितनी कंट्रीज थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हें याद रखना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी 3 कंट्रीज थी जिन्होंने CIS का पार्ट बनने को मना कर दिया था। वो नहीं आएगा कि कौन थी, जो नहीं थी उनका आ सकता है। तो ये आप याद रखना। विद CIS भी कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट टॉपिक अरब स्प्रिंग, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, मैंने बहुत पहले ही बना दी थी अरब स्प्रिंग की वीडियो, और बहुत ही डिटेल में अरब स्प्रिंग पढ़ा रखा है। 10 मिनट्स में सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो अरब स्प्रिंग की वीडियो देख लेना एंड इस वीडियो को भी पूरा देखना है। और जो पार्ट 1 की वीडियो है जिसमें एंड ऑफ बाइपोलैरिटी भी 2020 के सिलेबस के हिसाब से बोर्ड पे पढ़ाया है, मैंने 2 बार चैप्टर पढ़ाए हुए, एक बार मैंने शीट पे पढ़ाया हुआ था, अभी मैंने बोर्ड पे चैप्टर पढ़ा दिया है। कोल्ड वॉर एरा भी बोर्ड पे पढ़ा दिया है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर भी सारे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी दोबारा अकॉर्डिंग टू 2020 सिलेबस। तो यू हैव टू चेक ऑल दोज वीडियोस। पुरानी से पढ़ना है पुरानी से पढ़ो, और जो आपकी न्यू वीडियो है बिल्कुल ताज़े सिलेबस के हिसाब से बना रही हूँ, तो वो तो ज़रूर देखना तुम लोग। कोल्ड वॉर एरा देख लो, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी देखो, बन गई, खत्म हो गई एंड ऑफ बाइपोलैरिटी भी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर भी। तो इन जो चैप्टर्स है तुम्हारे स्टार्टिंग के 3, इन्हीं की सारी वेटेज है, तो इनको
पक्के से आपको प्रिपेयर करके रखना है। इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पॉलिटिकल साइंस 2020 की प्लेलिस्ट बनी है, उसको सब बच्चे चेक करेंगे एंड उसको भी अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड मैं जल्दी से तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू 2020 सिलेबस तभी कवर कराऊंगी, बिकॉज यू ऑल नो दैट आई हैव टू कवर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की भी अभी बहुत डिमांड आ रही है मेरे को। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, मैंने क्लास 12 की हिस्ट्री भी पढ़ाई हुई है, इको भी पढ़ाई हुई है, साइकोलॉजी भी एंड ज्योग्राफी भी, तो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट्स के लिंक गिवन है। तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर 2020 के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना मत भूलना, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, पूछो, इंस्टाग्राम से नोट्स लो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।